तो हम लोग चार्ज को लेकर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग अब आज प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेकर। जैसे कि फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी बनती है वो हमारी क्या बनती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। कि जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी बनती है वो हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बनती है। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग अभी तो क्वांटाइज्ड करने वाले हैं चार्ज को। अब चार्ज को क्वांटाइज्ड करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता क्या है, कि हमने क्वांटाइजेशन चार्ज से पहले क्यों लगाया है, और ये क्वांटाइजेशन वर्ड चार्ज के बारे में कहना क्या चाहता है। देखिए जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर discretely in its integral minimum possible value। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर जो बनता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में बनता है, डिस्क्रीटली फॉर्म में बनता है। मींस डिस्क्रीट का जो वर्ड का मतलब रहेगा वो रहेगा स्टेप बाय स्टेप, कि स्टेप बाय स्टेप एक वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन उसका जो ट्रांसफर का फॉर्म बन रहा है वो इंटीग्रल फॉर्म बन रहा है। उसकी कैसी फॉर्म बन रही है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, कि एक वैल्यू जो होगी वो फिक्स हो जाएगी। कि हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की हमने एक पैरामीटर फिक्स कर दिया कि ये इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1। अब हम इसका ट्रांसफर करेंगे तो इसी का मल्टीपल फॉर्म चलेगा, कि मान लो एक जो वैल्यू है उसका हमने अब मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, लेकिन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो हमारी फिक्स रहने वाली है। तो हमारी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो जो फिक्स रहेगी, उसी की इंटीग्रल फॉर्म को जब हम डिस्क्रीटली ट्रांसफर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर करते हैं, तो इस फिनोमेना को क्वांटाइजेशन कहा जाता है। तो देखो ट्रांसफर के केस में क्या होगा, जब कोई वैल्यू ट्रांसफर होगी तो ट्रांसफर के केस में उसको बोल दिया जाएगा नॉर्मल भाषा में पैकेट। अब पैकेट जो होते हैं उसको ये और कहा जाता है कि भाई आपकी एनर्जी पैकेट फॉर्म में जा रही है, तो उस पैकेट को आप क्या करो, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल दो क्वांटा। कि जो आपकी वैल्यू है, आपकी जो पैकेट में वैल्यू ट्रांसफर हो रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटा बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका ट्रांसफर होगा कैसी फॉर्म में, डिस्क्रीटली फॉर्म में, क्योंकि मैं चार्ज से पहले क्वांटाइजेशन वर्ड बोल रहा हूं। अगर मैं चार्ज से पहले क्वांटाइजेशन वर्ड बोल रहा हूं तो इसका मतलब उसका ट्रांसफर होने वाला है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, और उसी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, उसको क्वांटा बोल देंगे। अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें पता है कि चार्ज के लिए क्या रहती है, चार्ज की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रहती है वो हमें सबको पता है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रहती है जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चार्ज की रहती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसका एक हमने क्वांटा फिक्स कर लिया, -1.6, ये चीज फिक्स है। अब जब भी ट्रांसफर इनका होने वाला है तो वो कैसी फॉर्म में होगा, डिस्क्रीटली फॉर्म में होगा। कि हम ये नहीं कह सकते कि कहीं भी क्वांटा जो होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में देखने को मिले। क्वांटा नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कि क्वांटा जो वैल्यू है वो कभी फ्रैक्शन में और कभी डेसिमल में वो आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए ट्रांसफर हो रहे होंगे तो वो ना तो कभी डेसिमल फॉर्म में ट्रांसफर होंगे और ना ही वो कभी फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं
कि मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास में ये आ जाता है। अब मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे इसके पास में। अब जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1.2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2/3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं चार्ज हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव का। तो अब चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है। इसका मतलब कि क्वांटाइज्ड है तो इसकी कोई मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस मिनिमम पॉसिबल वैल्यू की डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म देखी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू अपने इंटीग्रल फॉर्म में, अपने इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर होगी। मींस ये जो ट्रांसफर होने वाली है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन्स। मींस अपने पैकेट्स में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, पूरा बंडल 100 का जा रहा है, 200 का जा रहा है। ऐसे एक पैकेट फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर देखने को मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 3.2 इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज एनी बॉडी। तो यहाँ पर ये जो हमारा मल्टीपल आ रहा है ना इस क्वांटा का, इस मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का, वो कभी भी डेसिमल में या फिर वो फ्रैक्शन में देखा नहीं जाएगा। इतना आपको ये ध्यान रखना है। किसके लिए ध्यान रखना है, कि चार्ज के ट्रांसफर के केस में। तो चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो कैसी फॉर्म में ट्रांसफर होगा, क्वांटाइजेशन फॉर्म में ट्रांसफर होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बनाए तो देखिए, इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज आया, क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आए। अब जो चार्ज आया तो मैंने उसको वैल्यू नाम रख दिया Q। भाई इसके पास में चार्ज आ चुका है तो Q होता है चार्ज को डिफाइन करने के लिए। अब कितना चार्ज आया है, एक चीज तो सर फिक्स है कि जो चार्ज आया होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आए होंगे अपने पास में चार्ज को लेकर। अब मैंने इतना लिख दिया कि Q इज इक्वल टू E, और उसके ऊपर साइन लग दिया माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव रहता है। अब इलेक्ट्रॉन जो आए होंगे वो कैसे आए होंगे, हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस बन रहा है ट्रांसफर का, वो कैसा बन रहा है, डेसिमल था नहीं, फ्रैक्शन था नहीं, तो कैसा बन रहा था हमारा इंटीग्रल फॉर्म में। मींस मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे चार्ज के लिए 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट। मींस हमारे पास में चार्ज करने के लिए जो वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की वो 1 2 3 4 5 इसके साथ में वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज हुआ हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ हो सकता है 3 की वजह से हुआ हो। अब जब हमें नहीं पता है तो हम इस वैल्यू की जगह पर क्या लगा देते हैं, लगा देते हैं n, और ये हमारा Q इज इक्वल टू एनी। सबसे पहला फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है क्लास 10th का, Q इज इक्वल टू एनी, और इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मुबारक हो, सबसे पहला फॉर्मूला आपकी न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो चुका है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होगा भाई, कि क्वांटाइजेशन जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर हम लोग रटने की डेफिनेशन की बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द चार्ज विच इज ट्रांसफर इन द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो Q इक्वल टू होगा वो हम लोग साइन लगा देते हैं प्लस का माइनस का एनी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया Q इक्वल टू एनी। तो इस तरीके से किसी ने ये बोला कि चार्ज की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है सर हमेशा के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहेगी, क्या कभी इससे छोटी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं बनेगी? क्योंकि आपने बोला है कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्वांटा कहलाती है। क्या क्वांटा कभी चेंज हो सकता है?
मैं ये बोलूँगा कि जो क्वांटा है वो हम लोग चेंज करने की कोशिश करें तो ये होगा कि इससे छोटी वैल्यू हमें ढूंढनी होगी। क्या हमने वाकई में इसकी कोई छोटी वैल्यू ढूंढ रखी है? तो हमने इसकी छोटी वैल्यू एक ढूंढ रखी है। अभी थोड़ा बहुत ही उसके बारे में हमने चर्चा करी है, ज़्यादा अभी उसको हमने बताया भी नहीं है, हमारी बुक्स में उसको लेकर भी थ्योरी इतनी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा जो चार्ज है वो बन जाता है क्वार्क का। क्वार्क की थ्योरी अभी दी हुई है कि ये बोल दिया जाता है कि हाँ हमारे जो चार्ज है वो फ्रैक्शन फॉर्म में देखा जाता है कि क्वार्क क्या है, इलेक्ट्रॉन के भी हमने क्या कर दिया, पार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया तो हमने बोल दिया कि वो क्वार्क हैं। अब जो क्वार्क हैं वो दो टाइप के बनते हैं, एक क्वार्क बनता है हमारा अप क्वार्क और एक क्वार्क बनता है हमारा डाउन क्वार्क। अब देखो मैं क्वांटा को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन क्वांटा चेंज नहीं होगा, भले ही हमने छोटी वैल्यू ढूंढ भी ली ना, वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आ इसी वैल्यू पर जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पर। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा ही होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे तो उसका मल्टीपल फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा जो और छोटी वैल्यू हमने यारी इलेक्ट्रॉन से, वो हमने बोला कि क्वार्क कुछ एक वैल्यू है जो हमने देख रखी है। अब क्वार्क जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक अप क्वार्क होता है और एक होता है डाउन क्वार्क। अब देखो जो अप क्वार्क की वैल्यू होती है वो होती है 2e/3 प्लस का, और डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के e/3। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं, हमारे जो प्रोटॉन बनते हैं और हमारे जो न्यूट्रॉन बनते हैं, तो ये कहा गया कि सारे के सारे पार्टिकल क्वार्क की वजह से बने, इनको बनाने के लिए हमारे क्वार्क जिम्मेदार है। तो इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए जो हमारे क्वार्क होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए जो हमारे क्वार्क होते हैं वो होते हैं डाउन 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 क्वार्क। मींस इसके अंदर कोई भी अप क्वार्क नहीं होता। प्रोटॉन को बनाने के लिए क्या होता है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, कि भाई हमारा प्रोटॉन 2 अप से और 1 डाउन से बना है, और न्यूट्रॉन हमारा बना है 1 अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क से। अब देखो ये हमारे मान लो कि क्वांटा की छोटी वैल्यू हो गई क्वार्क, ठीक है, छोटी वैल्यू हो तो गई, फिर भी हम ना अभी वहीं पहुंच जाएंगे जहां हमारी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू डिसाइड हुई है। इसका मतलब ये कि डाउन 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 क्वार्क को करने पर हमारा जो बनना चाहिए वो ई बनना चाहिए, और इसको सॉल्व करने पर जो बनना चाहिए वो हमारा पी बनना चाहिए। मतलब ई पर, पी पर चार्ज कितना होता है, प्लस का ई, ई का जो चार्ज है उसका हमारा पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी, और यहाँ पर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर 0। अब जैसे मैं डाउन डाउन को ऐड करता हूं, सबसे पहले डाउन का मतलब -e/3 -e/3 -e/3, जब मैं इन सब का सम करूंगा तो कितना आएगा, -3e/3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा जो चार्ज बन रहा है वो कितना बन रहा है, -e। इसका मतलब आप भले ही इसको आगे फर्दर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, एट द लास्ट आपको मिल वही ई रहा है जिस ई के बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी। तो इधर से हमारे पॉजिटिव वैल्यू बननी चाहिए, हमारा पॉजिटिव चार्ज निकल के आना चाहिए। जैसे कि अब मैं 2 अप की बात करूं तो 2 अप के लिए क्या होगा, 2e/3 प्लस 2e/3, और एक हमारा डाउन क्वार्क है, इसको मैंने जोड़ा -e/3। सॉल्व करेंगे हम, इसको कितना हो जाएगा, 4e/3 -e/3, तो ये हो जाएगा 3e/3, 3 से 3 कैंसिल, और ये बच्चा हमारे पास में पॉजिटिव e। तो इसका मतलब वही सेम चीज है भाई, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव नेचर में। अच्छा अगर मैं सॉल्व करता हूँ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में 1 अप, 1 अप का मतलब 2e/3 प्लस माइनस का e/3 प्लस माइनस का e/3, 2e/3, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2e/3
दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और चार्ज कितना बचेगा, 0। कहानी नहीं है, समझने में थोड़ा सा आपको देर लगेगी, पर जब आप इसको समझ लोगे कि आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में और कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ी आसानी आपके लिए रहेगी। तो हमने क्वांटाइजेशन को ऐसे डिस्कस किया, तो क्वांटाइजेशन को जैसे डिस्कस किया तो पता चला कि क्वांटाइजेशन ये कहा जाता है कि जब भी कोई वैल्यू ट्रांसफर होगी तो अपने इंटीग्रल फॉर्म या क्वांटा फॉर्म में होगी, उसका डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने सोचा कि यार जो हमने चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज इसको क्वांटा डिसाइड किया, क्या उससे छोटा हो सकता है? हाँ हो सकता है, कि क्वार्क की थ्योरी दे रखी है तो क्वार्क को हमने क्लासिफाई किया अप और डाउन में। इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए कौन से क्वार्क जिम्मेदार हैं? डाउन क्वार्क। और कितने क्वार्क होते हैं उसके अंदर? 3। तो ऐसे करके जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा जो चार्ज था वही माइनस का ई निकल कर आ रहा था। बाकी के हमने प्रोटॉन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया न्यूट्रॉन को। तो इस यहाँ पर हमारी जो है प्रॉपर्टीज कुछ चार्ज की खत्म होती है। अब मैं आगे बात करूं कि जैसे कि क्वांटाइजेशन ये तो खत्म हो गया, तो अब हम ये समझ में आ चुके हैं कि अब हमारी ये समझ में आ गया कि चार्ज होता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं भाई क्यू से। कैसे इसका ट्रांसफर बनता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, क्या क्या इसके बारे में प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं। अब देखो क्या होगा कि ये जो चार्ज है जब ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने लगता है तो भाई ये चुपचाप तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, अब अपने रंग दिखाएगा। ठीक है ना, समय के साथ लोगों को बदलते हुए देखा है, तो इस लेक्चर के साथ चार्ज को भी बदलते हुए हम देखेंगे। क्योंकि पहले चार्ज रेस्ट में रहेगा, चुपचाप रहेगा, फिर इसके पर निकलेंगे और ये उड़ना शुरू करेगा, जो कि क्या कर बनाएगा, हमारा करंट। अब देखो जैसे कि चार्ज हमने किसी ऑब्जेक्ट पर कैसे लाया और कितना लाया, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब मैं आगे आपसे बात कर रहा हूं कि जो चार्ज अगर कहीं आ गया है तो वो अपना इफेक्ट जरूर ही दिखाता है और उसी इफेक्ट को हमें स्टडी करना होगा, वरना चार्ज नहीं होता तो आज हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। अब इफेक्ट क्या हो सकते हैं? जनरली चार्ज के जो इफेक्ट बनते हैं वो इसकी पोजीशन को लेकर बनते हैं। पहला इफेक्ट बनता है चार्ज एट रेस्ट। दूसरा इफेक्ट बनता है चार्ज इन मोशन। और तीसरा इफेक्ट बनता है एक्सेलरेटेड चार्ज। देखिए भाई, हमने किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को इंट्रोड्यूस कराया और इंट्रोड्यूस कराने के बाद में चार्ज उस सरफेस को छोड़कर नहीं जाए, जिस सरफेस पर हमने चार्ज को बनाया है उसी जगह पर वो बैठा रहे, तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर चार्ज रेस्ट में है। और जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अच्छा, अब जब अकेला बैठा हुआ था तो सिर्फ अपने आसपास एक फील्ड बना रहा था, अपना एक सुरक्षा कवच बना रहा था, जिसकी वजह से वो लोगों पर अपना फोर्स लगाने के लिए जिम्मेदार था। अब जब चार्ज अगर मोशन में होने लगेगा तो मोशन वाले चार्ज का काम क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में वो और बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। वाह, दूसरा फील्ड भी तैयार है। मींस आपको कुछ ऐसा करना होगा इस चैप्टर के अंदर कि रेस्ट से चार्ज को मोशन में जैसे ही ले आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या बना दिया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब तीसरा ये आ जाता है कि एक्सेलरेटेड चार्ज क्या है। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब क्या होगा कि जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन नहीं करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन नहीं करेगा। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, समय के साथ चेंज हो रही होगी। और जब उसकी वेलोसिटी समय के साथ में चेंज हो रही होगी तो इस कारण से वो अपने वाइब्रेशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा होगा, अब साथ साथ बना देगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW,
जो कि अभी तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अभी हम जब क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक भी स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा समय की वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब वहां पर हम इस वाले पॉइंट को डिस्कस अच्छे से करेंगे। अभी आपको 10th के हिसाब से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को डिस्कस करना है कि चार्ज अगर कहीं होता है तो वो अपना वो इफेक्ट दिखाता है। एक इफेक्ट दिखाता है रेस्ट का और एक इफेक्ट दिखाता है मोशन का। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्रोड्यूस करता है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर वो वेलोसिटी चेंज करता हुआ जा रहा है तो बनाएगा एक्सेलरेटेड चार्ज, जिसकी वजह से तीसरा फील्ड और बन जाता है। हम फील्ड तो क्या इसको वेव्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए हमारी बात जो है ना वो रेस्ट से नहीं है, मोशन से। और मोशन पर पहुंचने के लिए हमें रेस्ट की स्टडी करनी है, क्योंकि रेस्ट की स्टडी करने की वजह से हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो चार्ज को क्या करेगी, धक्का देगी। चार्ज को जब ये धक्का देगी तो चार्ज चलेगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो हम बोलेंगे चार्ज आ गया मोशन में। और जब चार्ज मोशन में आता है तो वो बनाना शुरू कर देता है करंट विच इक्वल टू आई। तो मंजिल अभी दूर है, जो हम चैप्टर स्कूल्स में या टीचर्स के द्वारा सिर्फ पहले दिन ही खत्म करके सीधा रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पर आ जाते हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है, इसमें अभी हम सिर्फ पहला पेज एनसीईआरटी का अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ हमने पहले पेज की कुछ 15 से 20 लाइन ही कवर करी हैं अभी तक के 3 लेक्चर्स में। वरना तो क्या होता, पीपीटी बनाकर लेकर आते, आपको डेफिनेशन लिखाते, फॉर्मूले लिखाते और काम खत्म करके आगे चलते, थोड़ी सी हवाबाजी भी कर लेते कि बेटा 100% यहीं से आने वाला है, पेपर यहीं से आउट होने वाला है। तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। एक बार बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए, थोड़ा बेसिक्स को समझने में मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा परेशानी महसूस करनी पड़ेगी, लेकिन ये ज़रूरी भी है। वरना तो हजारों लेक्चर हजारों टीचर आपको पढ़ा ही रहे, आपको पक्का हुआ मिल जाएगा, वहाँ से रट भी सकते हैं। लेकिन अगर वाकई में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हो और वो भी फिजिक्स पल से, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब चार्ज के बारे में मैंने ये बात करी, अब देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास में एक चार्ज रखा है और वो नेचर है उसका पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज जब भी कहीं भी बोला जाएगा तो हम इस लेक्चर के दौरान इस पॉजिटिव चार्ज को बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। इसका दूसरा नाम भी कहीं कहीं आ जाता है टेस्ट चार्ज के नाम से। टेस्ट चार्ज का जो नेचर मिलेगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। कभी कभी न्यूमेरिक, कभी कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट ही आ जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज कौन सा, टेस्ट इंचार्ज का चार्ज, टेस्ट इंचार्ज का तो चार्ज ही नहीं होता, वो तो न्यूट्रल होता है। अब टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा आपको बुक्स के अंदर पॉजिटिव नेचर का ही बताया गया है। अगर हमने नेगेटिव नेचर माना तो मानने के लिए कोई अपराध नहीं होगा, मान भी सकते हैं। लेकिन हमारी थ्योरी इजी करने के लिए हमने एक नाम फिक्स ही कर दिया कि टेस्ट चार्ज आप कैसे नेचर का मान लेना, पॉजिटिव नेचर का मान लेना, क्योंकि नेगेटिव नेचर के कंपैरिजन में इफेक्टिव पॉजिटिव नेचर ज़्यादा रहता है। तो हमारे पास में सोच के देख, हमारे पास में एक चार्ज रखा है। अब ये चार्ज जो रखा है, मैं कह रहा हूं ये चार्ज बिल्कुल अपनी जगह पर बैठा है, तो रेस्ट में है। अब जब ये रेस्ट में है और चार्ज यहां पर है तो अपने आसपास ये अपने नेचर के, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार एक फील्ड बनाएगा। जैसे ये फील्ड बनाएगा, अब हमारे पास एक ये चार्ज था तो इसने इतना बड़ा फील्ड बनाया, मैंने थोड़ा बड़ा चार्ज ले लिया, उसने अपने फील्ड का जो नेचर है वो थोड़ा और बढ़ा लिया। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, अभी तो हमारे डायग्राम से ये समझ में आ रहा है कि छोटा चार्ज छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा चार्ज बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फील्ड नाम क्यों दिया जा रहा है इसको,
अब इस पर हम लोग बात करते हैं, क्यों इलेक्ट्रिक नाम दिया जा रहा है और क्यों फील्ड बोला जा रहा है। कि हमने नेचर में ये देखा कि किसी भी चीज को जब हम मोशन में लाते हैं, किसी भी चीज की पोजीशन को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, वो चीज जो भी होगी उसकी शेप बदल जाएगी, पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपको फोर्स लगाने के लिए उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना होगा। आप जैसे कि ये मेरे पास में पेन है, अगर ये स्टाइलर जो मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको मूव कराता हूँ तो मैं इसके कांटेक्ट में आकर इस पर फोर्स लगाकर मैं इसकी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये सोचूं अपने मन की आंखों से, ये सोच लेता हूँ कि यार ये पेन मूव हो जाए, तो क्या ऐसा होगा? क्या मेरे पास ऐसी जादुई शक्ति है? क्या मैं शक्तिमान हूँ क्या? आंखों से लाइट निकाल के इसकी पोजीशन बदल दूंगा? नहीं। तो क्या कोई भी चीज बिना कांटेक्ट में आई हुए भी किसी की पोजीशन को चेंज कर सकती है? हाँ, कर सकती है। कैसे कर सकती है? कि इसका मतलब अगर वो कर सकती है तो उस पर फोर्स लग रही है बिना कांटेक्ट में आए, तो हमने बोल दिया नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि ये हमारा अर्थ का सरफेस, हमारा सिक्का उछला और सिक्का उछल के गया आसमान में, और आसमान में पहुंचने के बाद में उसको अपनी औकात को नहीं भूलना है, क्योंकि अर्थ उसको कहाँ बुला लेगी, नीचे। तो किस किस लोगों को अभी अर्थ के हाथ इसमें से निकलते हुए दिखे जो कॉइन को पकड़कर नीचे खींच कर ला रहे थे? कोई हाथ दिखा? कोई जादुई शक्ति दिखी? कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन क्या हुआ, ये कहा गया कि भैया ये कॉइन को यहां अर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो अर्थ को ने कॉइन को अपनी तरफ खींच लिया। खींच लिया मतलब एक ताकत लगाई। ताकत लगाई तो सिंपल हम उस ताकत का नाम क्या देंगे, फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को बिना कांटेक्ट में आए हुए भी उस पर फोर्स लगा सकता है। तो अर्थ क्या दुनिया के किसी भी कोने या कितना भी ऊपर फोर्स लगाकर खींच सकती है? नहीं, उसकी भी क्या एक लिमिट है। अगर उस लिमिट से बाहर जाओगे तो अर्थ भी उसको खींचेगी नहीं, ग्रेविटी काम करना हमारा बंद कर देगी। तो जैसे ही क्या हो रहा है कि जब नॉन कांटेक्ट में आकर कोई चीज को हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना उसका एक फील्ड बन जाता है। उस फोर्स का क्या बन जाता है, अपना एक फील्ड बन जाता है। तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं कि फील्ड बोल देते हैं। अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसी फील्ड में रह के अर्थ अप्लाई करती है फोर्स। अब ऐसे ही चार्ज है, तो चार्ज का भी अपना एक फील्ड है जिसकी वजह से चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये जो फील्ड हमारा है तो चार्ज, और चार्ज की वजह से जो वर्ड निकला है वो कहाँ से आया, हमारा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इफेक्टिव रहेगा, पहली बात तो ये डिपेंड करती है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। अगर लार्ज मैग्नीट्यूड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, और कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम रहेगा। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे पता चलेगा कि इसने अपने पास एक स्पेस तैयार कर लिया है, एक ऐसी चीज तैयार कर ली है जो एक इसका इफेक्ट कहला रही है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई चेक करने के लिए एक चार्ज लाना होगा। और जो हम चार्ज लेकर आ रहे हैं ये इसके इफेक्ट को चेक करना चाहता है, और चेक करना चाहता है तो इसको बोला जाएगा टेस्ट चार्ज, क्योंकि वो वहां उस चार्ज को क्या करना चाहता है, टेस्ट। अगर ये टेस्ट चार्ज हो गया तो आपको बता ही दिया इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पहले से बैठा हुआ चार्ज कहलाया जाएगा सोर्स चार्ज। ये छोटी छोटी बातें इनको पकड़ना जरूर, कि पहले से रखे हुए चार्ज को सोर्स चार्ज कहा जाता है, और उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए लाए जाने वाले चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। भाई ये धीरे धीरे आपकी एक ऐसी नींव तैयार हो रही है जब ये कहा जाएगा कि वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पता नहीं कहां से टू पता वहां पर, from infinite to given point, that is known as one is electric potential and one is potential difference। तो यही कहानी अभी जो है ना चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जाकर मिलेगी। तो अभी इसको रोक लेते हैं। बस ये तो बस मैंने आपके सामने थोड़ा डेमो दिया है।
बेटा नहीं तो हवा भी नहीं लगेगी तुम्हें। कैसे देखो, सोर्स चार्ज का इफेक्ट है या नहीं, इसके लिए हमने एक चार्ज तैयार किया, जिस चार्ज का नाम हमने रख दिया टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। अब हम इस चार्ज को लेकर चले, इस चार्ज को कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से मस्त टहलता हुआ आ रहा है। यहां लेकर चले कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां लेकर चले कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर पीछे लेके गए, कोई इसके ऊपर ताकत फील नहीं हो रही। ना तो इसको कोई पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, ना इसको अपनी जगह से डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन घूमता फिरता हुआ और नशे में पहुंच गया इस पॉइंट पर। जैसे ये पिंक वाले पॉइंट पर पहुंचा, इसने पहुंचते ही एक फोर्स को फील किया। यहां पर पहुंचते ही इस टेस्ट चार्ज ने एक इफेक्ट फील करा, और वो इफेक्ट था, एक फील्ड था। और वो जो इफेक्ट था चार्ज का, जो इफेक्ट बन रहा था टेस्ट चार्ज के ऊपर, या तो अब एक टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन होता हुआ दिखेगा, या फिर वो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में रिपेल होता हुआ दिखेगा। यहीं से अब आपकी वो थ्योरी भी बनना शुरू हो जाएगी कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पहले लिखा देता वो मजा नहीं आता, यहां से मजा जो अब आएगा। जैसे मैं चार्ज को मूव कराते हुए इस पॉइंट पर लेकर आया, इस पॉइंट पर आते ही, इस पॉइंट से बिल्कुल अगर पीछे अगर चार्ज है ना, कोई फील नहीं है, कोई इफेक्ट का फील नहीं है। जैसे इस बाउंड्री पर आया, इसने एक इफेक्ट फील किया, एक फोर्स फील करी। अब ये पॉजिटिव नेचर का, ये पॉजिटिव नेचर का, तो इस पॉइंट पर जो फील होगी फोर्स, वो फील होगी रिपल्सन फोर्स। मतलब दोनों चार्ज क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को जब मिलाया जाएगा तो इफेक्ट बनेगा रिपल्सन का, कि सिमिलर चार्जेस, यहां से आप लिख सकते हैं सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब देखिए, चलो सिमिलर चार्जेस क्या हो गया, रिपेल हो गए। यहां पर आते आते जैसे जैसे ये चार्ज हमने कोई वर्क किया इसके ऊपर, और हमने पकड़ के इस फील्ड के अंदर जबरदस्ती इसको अंदर डालने की कोशिश करी, तो जैसे कोशिश करी जाएगी तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो क्या कर रहा है, उस फील्ड के आते ही एक फोर्स फील कर रहा है। तो ये जो फोर्स है इस टेस्ट चार्ज पर कितनी लगने वाली है, जितना इसका नेचर है भाई, इस पर फोर्स कितनी लगने वाली है, जितना इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो अपनी एक फील्ड बना रहा होगा। दूसरा, इस चार्ज के आसपास का ये जो मैंने स्पेस बनाया है, ये जो मैंने फील्ड बनाया है, इसका नाम मैंने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम एक वर्ड से डिनोट कर देते हैं ई से। तो एफ जो हमारा बन रहा है उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला, तो Q इक्वल टू वहां पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मुबारक हो जी, मुबारक हो। दूसरा फॉर्मूला भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिल चुका। आगे की क्लासेस में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो होंगे बेस्ड हमारे Q इक्वल टू एन ई पर और F इक्वल टू क्यू ई पर। अब F इक्वल टू क्यू ई क्या है, F इक्वल टू क्यू ई है हमारा, F इक्वल टू क्यू ई है हमारा, कि यहां से हमने फॉर्मूला निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारा, F अपॉन Q। जैसे कि मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं कि हमने बोला कि E इक्वल टू बन गया हमारा F अपॉन Q। क्यों बना था, क्योंकि हमारी यहाँ जो फोर्स बन रही थी वो बन रही थी जो हमारा टेस्ट चार्ज था मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये कैसे बना, जैसे कि हमारे पास में ये कंडीशन बनी थी, क्यू चार्जेस को लाने के लिए लगने वाली फोर्स, क्यू चार्जेस जो फील कर रहे हैं वो फील कर रहे हैं फोर्स F, और जो एक चार्ज होगा वो फोर्स फील करेगा F बाई क्यू, और जो फोर्स फील करेगा वो फोर्स किस पर डिपेंड है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो E बराबर हो गया F अपॉन
क्यू। तो E बराबर हो गया हमारा F अपॉन क्यू, और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू यूनिट निकालें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और क्यू की यूनिट कूलाम। तो हमारे पास में एक और वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। न्यूटन पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। 10th में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कराया हो तो पता हो। तो क्या रहेगी हमारी, इज इक्वल टू एन अपॉन सी न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रहने वाला है। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने क्या किया, आपने देखा था, ये जो चार्ज हम जब लेकर आए थे तो यहाँ पर इफेक्ट था वो रिपल्सन का, है ना। या अगर ये नेचर हमारा होता नेगेटिव नेचर का, अगर नेगेटिव नेचर का रहता तो यहां पर क्या हो जाता, अट्रैक्शन हो जाता। मींस कि वो अपनी तरफ उसको क्या कर लेता, खींच लेता, एक फोर्स लगती, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई होती अट्रैक्शन की, रिपल्सन की, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन में चेंज आता है, या तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर वो रिपेल हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो क्या चार्ज की फोर्स होती, और चार्ज की अगर ये फोर्स नहीं होती तो क्या फिर चार्ज मूव हो पाते, क्या वो चार्ज मोशन में आते, और चार्ज अगर मोशन में नहीं आते तो क्या फिर करंट बनता, क्योंकि चार्ज के मोशन की वजह से क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। अब जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसी में आगे अगर मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज और डिस्कस करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनती हैं। याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। वहीं अगर आपके पास में, वहीं अगर मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इनवर्ड ड्रॉ की जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको ध्यान से, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। अच्छा, मेरे पास में ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, और ये यहाँ से डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बन जाए, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी यूनिफॉर्म भी हो सकती हैं। अगर मेरे पास में दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की देखने को मिल सकते हैं कि बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हो। अब ये पूछ लिया जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज़्यादा कहाँ होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज़्यादा की बात आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये वाला, अब ये कितना इफेक्टिव है वो क्या है, क्यू पर डिपेंड कर रहा है, क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है। अब ये जो इफेक्टिवनेस है इसी को हम लोग बोल देते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि आने वाला जो चार्ज है वो इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो वो एक्सपीरियंस कैसे करेगा, इसकी ताकत पर, और इसकी ताकत क्या कहलाई जा रही है, इंटेंसिटी किसकी, चार्ज की। और चार्ज क्या बना रहा है अपने आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अच्छा, ये सारे जो टॉपिक मैं आपको रफली जैसे करा रहा हूँ मैं, अभी क्या इसकी कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं लिखा पा रहा हूँ समय की वजह से, और इसकी पूरी पीपीटी आपको आराम से नोट्स के फॉर्म में लेक्चर खत्म होने के बाद में या चैप्टर खत्म होने के बाद में पूरी आपको मिल जाएगी, जिसमें डेफिनेशंस होंगी। ये हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो फॉर्मूला E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यही होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई नया फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। चलो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेचर पर, कि जैसे देखो मेरे पास में क्यू चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास में नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकली इधर को गई, माइनस से निकली प्लस में गई, माइनस से निकली प्लस में गई।
ठीक है। अब मैं अगर इंटेंसिटी की बात करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू है हमें जहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी, जहाँ पर रस मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्डें इकट्ठी होंगी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो Q है वो अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती। कि अगर कोई चार्ज जो दूसरा था वो यहाँ पर जो फोर्स फील कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर भी सेम फोर्स फील करेगा। यहाँ पर जो फोर्स फील करेगा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फील करेगा, और करीब आओगे तो और ज़्यादा फील करेगा, और करीब आओगे तो और ज़्यादा फील करेगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी हमारी चेंज हो रही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी डिपेंड कर रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो एक जगह पर ज़्यादा थी तो ये हमारे पास क्या हुआ, इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा, यहाँ पर कम है तो इंटेंसिटी क्या होगी, हमारी कम होगी। ऐसा ही है जैसा कि हम लोग बार मैग्नेट के केस में पढ़ते हैं कि यहाँ से हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बनती हैं। तो अगर जो पोल है उन पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा होता है, अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, मिड पॉइंट के साथ में। अब हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाया है वो क्या होगा, कोई एक फोर्स हो गई। अब इस फोर्स की वजह से चार्ज क्या करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, और इस मोशन की वजह से अब आपका बन जाएगा करंट, और करंट को डिनोट करेंगे आई से, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।